नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये अरविंद जी ने हमें शेयर की है। अरविंद जी बिहार के रहने वाले थे और गुरुग्राम में एक आईटी कंपनी में काम कर रहे थे। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलते हैं अरविंद जी की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है। ये जो घटना मेरे साथ में घटी थी ये 2011 की बात है। मैं आईटी सेक्टर में काम कर रहा था। मुझे उस कंपनी में काम करते लगभग 1.5 साल हो चुका था और उसी बीच में मेरी एक लड़की से दोस्ती हो गई थी और फिर हम लोगों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। लेकिन मैं अपने घर वालों से बात किया तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, ऐसे शादी हमें मंजूर नहीं है। हम तो तुम्हारे लिए लड़की देख कर रखे हुए थे। अगर तुम्हें अपनी मर्जी से शादी करना है तो करो, लेकिन हम लोग इस शादी में बिल्कुल नहीं आएंगे। घर वालों ने बिल्कुल दो टूक जवाब दे दिया था। मैंने बहुत सोचा, दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अब करे तो क्या करे। घर वाले इधर तैयार नहीं थे और वो जो लड़की के घर वाले थे वो बिल्कुल तैयार थे। आखिरकार मैं अपनी दिल की बात सुनी और मैंने शादी कर ली। शादी करके मैं फ़ोन पर अपने घर वालों को बता दिया कि मैंने शादी कर लिया हूँ, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं किए, कोई जवाब ही नहीं दिए। बात एक तरह से ख़त्म सी हो गई थी। अब मैं घुटता था अंदर में कि क्या परिवार वालों ने मुझे बिल्कुल छोड़ दिया है, क्या वो हमें अपनाएंगे नहीं। मैं बात करने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन माँ तो बात भी थोड़ा बहुत कर लेती थी, लेकिन पिताजी तो बिल्कुल नहीं करते थे। और पिताजी के डर से माँ तो बिल्कुल डर गई थी। अब तो वो भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। मैं अलग अलग नंबरों से फ़ोन करता था, तब जाके फ़ोन उठता था और जैसे ही मेरी आवाज़ सुनते फ़ोन काट देते थे। अब मैं इस चीज़ में घुटा हुआ था कि अब क्या करें, कैसे ये लोग मानेंगे। लेकिन मुझे अपना काम भी देखना था, शादी किया था तो परिवार भी देखना था। मैं दिल्ली में कमरा लिया हुआ था किराए का और वहीं पर हम मियाँ बीवी रहने लगे थे। हमारी जो पत्नी थी वो कहने लगी, अब शादी को मेरा तीन महीना से ऊपर हो चुका था। वो मुझे उदास देखकर कहने लगी कि आप घबराओ नहीं, घर वाले मान जाएंगे, थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगता है। क्यों ना हम लोग चलते हैं गांव जहां आपका घर है, और जब सामने देखेंगे तो ज़रूर मानेंगे। उसकी बात में दम तो था। अब मैंने प्लान कर लिया कि ज़रूर चलेंगे। हम टिकट बुक करवा लिए थे और हम चल पड़े थे मियाँ बीवी अपने गांव की तरफ में ट्रेन से। लेकिन जब स्टेशन पर हम लोग पहुंचे थे तो रात का टाइम हो चुका था। रात का करीब 10:30 का टाइम हो रहा था तब हमारी ट्रेन उतारी थी। ट्रेन 3-3.5 घंटे या 4 घंटे के आसपास लेट हो चुकी थी। अब स्टेशन से हम बाहर निकले कि वहाँ से कोई साधन लिया जाए, लेकिन साधन तो मिली नहीं। देहात का इलाका था और 9 बजे के बाद तो बिल्कुल वैसे ही भी रोड खाली हो जाता था। अब हम लोग स्टेशन पर बैठ कर के इंतज़ार करने लगे। अब बीच बीच में मैं अपने घर के नंबर पर फ़ोन कर रहा था, लेकिन फ़ोन कोई उठा नहीं रहा था।
वो मेरा नंबर सब जानते थे। अब हमारे पास में कोई चारा नहीं था स्टेशन पर इंतज़ार करने के अलावा। हम एक बेंच पर बैठ गए थे। मेरी पत्नी थकी हुई थी। मैंने बेंच पर थोड़ी सी जगह चादर बिछा दी और मैंने पत्नी को बोला कि आप लेट जाओ। अब मैं अपना जो बैग था वो बैग को लेकर के साइड में बैठ गया था। अब मैं इंतज़ार के अलावा क्या कर सकता था। अभी तो रात का शुरुआत हुआ था, अभी तो रात पूरी बाकी थी। स्टेशन पर गाड़ी आती थी, लोग उतरते थे और ट्रेन चली जाती थी। जिनका पास में घर था तो वो तो निकल जाते, नहीं तो कहीं कोई वेटिंग रूम में ठहरता, कहीं कोई दूसरी साइड में बेंच पर बैठ जाता, इंतज़ार कर रहा था सुबह होने का। लेकिन मैं जिस प्लेटफार्म पर था मुझे आसपास में कोई लोग दिखाई नहीं पड़ रहे थे। हाँ, 2 कुत्ते ज़रूर हमारे आसपास में बैठे हुए थे कि हमने कुछ नाश्ता पानी किया था तो उनको भी दिया था, और उसी लालच में वो लोग बैठे हुए थे कि हम दोबारा खाएंगे तो उनको ज़रूर खिलाएंगे। अब रात के 12:30 से ऊपर का टाइम हो चुका था। मेरी पत्नी नींद में थी, लेकिन मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। मैं तो अंदर से थोड़ा डरा हुआ था कि अगर हम लोग घर पर गए तो हम लोग के साथ में कैसा बर्ताव होगा। मेरे साथ होता कोई दिक्कत नहीं, मैं झेल लूँगा, लेकिन मेरी पत्नी के साथ उन्होंने कुछ गलत व्यवहार किया तो फिर मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा, यही मैं सोच करके घबरा रहा था। मैं पत्नी के पास में बैठा हुआ था। अब मुझे बाथरूम आया हुआ था। मैंने पत्नी को बोला, आवाज़ दिया कि सुनो, थोड़ा तुम उठ के बैठ जाओ, ये सामान देखना, अब मैं ज़रा बाथरूम से आ रहा हूँ। बस गया और आया। पत्नी मेरी नींद में थी। बोली हाँ हाँ रख दो और तुम जाओ। मैं सामान रख दिया। मैं सोचा कि पत्नी जगी हुई है। और मैं बाथरूम के साइड में चला गया था। और जैसे वापस आया मैं देखा कि हमारी पत्नी के पास में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, काले काले से बाल, और उसका चेहरा भी कुछ ज़्यादा ही काला मुझे दिखाई पड़ रहा था, शरीर भी काला दिखाई पड़ रहा था। और मेरे तो जैसे दिमाग ही घूम गया था। मैं वहीं से डांटने लगा। मुझे लगा कि वो कोई पागल सा है, जैसे उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी ढंग के नहीं थे। तो मुझे लगा कि कोई ज़रूर कोई पागल है या कोई चोर उचक्का है, वो हमारे सामान पर हाथ साफ करना चाह रहा है। अब मैं ललकारता हुआ, अरे कौन हो तुम, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। वो काला आदमी हमारी तरफ घूर करके देखा और उसकी जो नज़रें थी मैं देख करके एकदम डर सा गया था। उसकी एकदम आंखें लाल लाल बड़ी बड़ी और मेरी तरफ देख रही थी, और मैं तो बस उसकी आंखों की तरफ देखता ही रह गया था। इतनी डरावनी आंखें मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। और मैं एकदम सन्न सा खड़ा रह गया, जहाँ था मैं वहीं। और वो इंसान जो था, काला आदमी, वो हमारी पत्नी के पैरों के पास में बैठा हुआ था और उठ कर के खड़ा हो गया और मेरी पत्नी के सर पर हाथ फेरने लगा। और पत्नी मेरी शायद नींद में थी, उसको मालूम ही नहीं है कि उसके साथ में क्या हो रहा है। अब मेरी मुंह से तो बिल्कुल आवाज़ ही निकलनी बंद हो गई थी। मैं तो बस देख ही जा रहा था और वो मेरी पत्नी के सर पर हाथ फेरते हुए और फिर मेरी तरफ देखने लगा। मैं जहाँ था वहीं पर खड़ा था। शायद उसने मेरे ऊपर में कोई जादू कर दिया था या पता नहीं क्या मेरे साथ में किया था। और वो मेरी तरफ देखते हुए
और अचानक जैसे वहाँ पर था ही नहीं, एकदम से गायब हो गया था। और जैसे ही गायब हुआ तो मेरी जो होश था, होश कहा जाए तो मेरे को आ चुका था। और तब मैं सीधा पत्नी के पास भागा और इधर उधर देखने लगा कि वो आदमी, इंसान कहाँ गया, काला आदमी लंबे बालों वाला। लेकिन वहाँ तो बिल्कुल था ही नहीं। वो तो जैसे गायब हो चुका था, जैसे कोई छलावा हो और 1 सेकंड के अंदर में गायब हो गया था। मैं अपनी पत्नी को उठाने लगा, अरे उठो उठो उठो। मेरी पत्नी आंख मलती हुई उठी, बोली हाँ क्या हुआ, बाथरूम हुआ है? यानी कि तुम्हारे पास में कोई बैठा हुआ था पैरों के पास में, तुमने देखा नहीं? कही नहीं, मैं तो सो रही थी। तुम्हारे सर पर कोई हाथ फेर रहा था, क्या तुम्हें ये भी पता नहीं था? बोली नहीं, मुझे मालूम नहीं था, मैं तो सो रही थी। उसका छोड़ते ही जवाब था। अब मैं क्या पूछूं उससे। वो अब उठ करके बैठ गई और कहने लगी, क्या तुम सच बोल रहे हो, ऐसा हुआ है मेरे साथ में? मैं अपना सर पकड़ करके बैठ गया, यानी कि हाँ। और मैं सब कुछ तो बातें बता दिया कि ऐसा देखने में लग रहा था, और पता नहीं मेरे ऊपर में क्या जादू कर दिया था कि मैं दूरी खड़ा रह गया था। उसकी आंखें एकदम लाल लाल सी चमक रही थी और बड़े बड़े लंबे लंबे बाल थे और शरीर पूरा काला था, पुराने कपड़े पहन रखे थे। मेरी पत्नी तो डर गई थी। मैं बोला डरने की बात नहीं, अब तो चला गया, पता नहीं कौन था और अचानक कैसे गायब हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी पत्नी बोली कि यहाँ से चलो, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही है। मुझे भी लगा कि पत्नी मेरी सही कह रही है। और फिर हम वहाँ से अपने सामान उठा करके प्लेटफार्म रेलवे का पार करके और दूसरी साइड में पहुँच गए। वहाँ वेटिंग रूम था और उसमें 2-4 लोग बैठे हुए थे, सुबह होने की इंतज़ार कर रहे थे। हमने सोचा यही सुरक्षित जगह है जहाँ पर लोग हैं। बेंच तो वहाँ पर सब भरा हुआ था, सब पर लोग सो रहे थे। मैं इधर उधर निगाह मारा, लेकिन कोई जगह, कोई बेंच खाली नहीं था। मैंने फिर चादर नीचे ज़मीन पर ही बिछा दिया और मैं बोला पत्नी को, आप यहीं पर बैठो। अब हम लोग बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद में मुझे एहसास हुआ कि हमारे बगल में कोई घूम रहा है। उसकी चलने की आवाज़ मुझे बार बार सुनाई पड़ रही थी, कदमों की आवाज़, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। बेंच पर जितने लोग थे सब तो नींद में थे, कोई जगा हुआ मुझे नहीं दिख रहा था। अब मेरी पत्नी चादर पर लेट गई थी, उसको नींद आ गया था। और वो जो ना दिखाई देने वाला आदमी था, वो हमारे चारों ओर जैसे घूम रहा हो। कदमों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। अब तो सही मायने में मैं डर गया था कि हो ना हो ये वही लंबे बाल वाला इंसान है या भूत है। मुझे तो यही लगा था। मैं पत्नी को उठा दिया, निको उठो उठो। वो पत्नी हड़बड़ा के उठी, बोली अब क्या है? यानी कि मुझे ऐसे महसूस हो रहा, तुम भी ज़रा सुनने की कोशिश करो। लेकिन पत्नी को कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। बोलती नहीं तो, ऐसी कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है, शायद आपको भ्रम हो रहा है। मैंने बोला नहीं नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट आवाज़ सुना हूँ, लेकिन अब मुझे भी आवाज़ नहीं आ रही थी। शायद जो भी था वो रुक गया था। अब आवाज़ मुझे भी नहीं सुनाई पड़ रही थी। मैंने टाइम देखा तो अब 2:30 से ऊपर का टाइम हो रहा था, सुबह का। मैं देखा बेंच पर सारे लोग अभी भी सो रहे थे। मैं अपनी पत्नी की चादर पर ही बैठ गया। अब पत्नी तो अब जैसे नींद में थी और वो लग रहा था कि फिर सोने वाली है।
लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे डर महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई न कोई हमें देख रहा है, हम दोनों को। मुझे यही डर अपने अंदर लग रहा था। मेरी पत्नी थोड़ी देर में फिर सो गई थी और मैं इधर उधर देख रहा था कि कब सुबह हो कि हम लोग यहाँ से निकले। लेकिन आज तो जिसे लग रहा था कि सुबह जल्दी होने वाली ही नहीं है। और मैं बस यही दुआ कर रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान जल्दी सुबह हो जाए ताकि हम लोग अपने गांव चले जाएं। और तभी मेरी पत्नी एकदम चीख मार करके हड़बड़ा करके उठी। मैं उसकी चीख सुन करके एकदम डर गया और उसकी चीख से जो आसपास में लोग सो रहे थे उनमें से कुछ लोग अब जाग गए थे और हमारी तरफ देखने लगे थे। पत्नी बेहद डरी हुई लग रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ में? क्यों चीखी हो और इतना क्यों डरी हुई हो? वो कहने लगी, मेरे सपने में कोई आया था और वो हमारे साथ में बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। वो लंबा सा काला सा इंसान जैसा दिख रहा था और लंबे लंबे उसके बाल थे। अब वो रोने लगी। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि ये वही आदमी है, वही भूत है जो मुझे उस टाइम साफ दिखा था, जो मेरी पत्नी के सर पर हाथ फेर रहा था। ये वही हो सकता है। वो जो लोग बैठे हुए थे, एक जो बुजुर्ग थे हमारी तरफ आ गए। कहने लगे, क्या हुआ बेटा, बताओ हमें। मैं एकदम चुप था, डरा हुआ था। वो बिल्कुल पास में आ गए और मुझे बोल दी कि बेटा आप बताओ, आपके साथ में क्या हुआ, आपकी पत्नी क्यों चीखी है, क्या कोई सपना दिखी है क्या? मैंने बोला हाँ। अब फिर मैं बताने लगा कि हम लोग के साथ में प्लेटफार्म से लेकर के यहाँ तक क्या क्या हुआ है। और तभी वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो कहने लगे कि बेटा वो तो एक छलावा है। ये बहुत साल पहले यहाँ पर रेल से कट कर के उसकी मौत हो गई थी और तब से वो भूत बन कर के और यहीं प्लेटफार्म पर घूमता रहता है। बेटा आप लोग को उस प्लेटफार्म पर बैठना ही नहीं चाहिए था, आप लोग यहाँ पर आ जाते। वो आपके पीछे लग चुका है, आपकी पत्नी के पीछे। अब तो इस वक्त में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करो। हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना तो वो छलावा, वो भूत आपके नज़दीक नहीं आएगा। और वो पास में आकर के बिल्कुल हमारे बैठ गए थे और हाथ जोड़ कर के खुद ही वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिए थे। और उनके देखा देखी मैं भी अब हाथ जोड़ कर के हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था। हम लोग लगातार 4:30 बजे तक सुबह में और ऐसे ही हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। और तब वो बुजुर्ग बोले कि अब बेटा सुबह हो चुकी है, अब कोई डरने की बात नहीं है, अब वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बेटा ये जो छलावा है ये लोग बताते हैं कि बहुत ही खतरनाक है। एक बार जिसको पसंद कर लेता है वो छोड़ता नहीं है। तो बेटा आप लोग अपने घर जाओ ना तो ज़रूर किसी पंडित या कहीं मंदिर पर दिखवा लेना। और फिर वो बुजुर्ग बाहर निकल चुके थे, शायद उनको कहीं जाना था। अब सुबह तो हो चुकी थी। अब हम भी अब इंतज़ार कर रहे थे कि थोड़ा सा और सुबह हो जाए ताकि हमें कोई साधन मिल जाए अपने गांव जाने के लिए। अब मैं पत्नी को छोड़ कर के अकेला बाहर देखने नहीं जा सकता था कि कोई साधन वहाँ पर भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 1 घंटे के बाद फिर हम मियाँ बीवी और सामान लेकर के बाहर निकले थे। तब मुझे साधन मिल गया था। अब फिर हम उस साधन को लेकर के अपने गांव की तरफ चल पड़े थे।
मैं पत्नी का चेहरा देख रहा था, बिल्कुल एकदम मुरझाया हुआ लग रहा था। जो चेहरे पर रौनक होना चाहिए था वो रौनक बिल्कुल नहीं था। मुझे लगा कि शायद थकावट और ये हमल के साथ में जो हादसा हुआ है ये उसी का असर है। हम लोग गांव पहुंच गए थे और गांव के बाहर ही हमारा साधन छोड़ दिया था और वहां से हम लोग पैदल चलते जा रहे थे अपने घर की तरफ में। अब बच्चों जो बाहर खेल रहे थे वो मुझे तो पहचानते थे और हमारे साथ में दुल्हन को देख कर के और लोग शोर मचाते हुए हमारे घर की तरफ चल दिए थे। दुल्हन आई, नई दुल्हन आई, भैया की दुल्हन आई, भाभी आई। जितने बच्चे पहचान रहे थे सब हमारे घर की तरफ दौड़ गए थे। जब हम दरवाजे पर पहुंचे तो हमारे पिताजी डंडा लिए खड़े थे और मेरी माँ उनके पीछे थी। बच्चों की भीड़ लग चुकी थी वहाँ पर और आसपास की जो औरतें थी वो भी इकट्ठा हो गई थी। हमें तो डर लग रहा था कि पिताजी ने डंडा ले रखा है, कहीं ये डंडा मुझ पर ना पड़े। लेकिन मैं अपने लिए बिल्कुल नहीं घबरा रहा था। मैं डंडा सह लूँगा, लेकिन बस मेरी पत्नी को कुछ ना बोले, बस यही चाह रहा था। जैसे ही मैं उनके पैर छूने गया हम दोनों ने, तब तक तो मेरे ऊपर एक डंट गिर चुका था पीठ पर। बहुत जोरदार का दर्द उठा था मेरे शरीर से पीठ पर और मुझे धक्का दे दिया पिताजी ने। भाग जा बदमाश यहाँ से, तेरे से मुझे कोई बात नहीं करनी है। मैं एकदम डर के मारे पीछे हो गया था। जो लड़के हल्ला कर रहे थे सब चुप हो गए थे। औरतें एक दूसरे के मुंह देख करके आपस में बात करने लगी थी। और तभी मेरे पिताजी मेरी पत्नी को बोले, तू बेटा घर के अंदर चल, इसको बाहर ही रहना सही रहेगा। ये मैं अब समझ गया था कि पिताजी मुझ पर बहुत गुस्सा है और गुस्सा उनका जायज़ भी था, लेकिन मेरी पत्नी को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। वो घर के अंदर चली गई थी। और फिर मेरी माँ आई, बोली तू क्यों बाहर खड़ा है, वो तो गुस्सा वाला है ही, थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे, चल अंदर। अब फिर हम अंदर गए थे। तो दोस्तों, इस कहानी में तो बस ये जो हमारा एंड था, हमारी पत्नी वाला किस्सा तो ख़त्म हो गया था, लेकिन वो बहुत बड़ा जो किस्सा था अभी ख़त्म नहीं हुआ था। और दोपहर तक हमारी पत्नी सही रही थी। आसपास के लोग, जो औरतें थी, हमारी पत्नी को मुंह देखने के लिए आ रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरे परिवार के लोग मान गए थे। अंदर दिल में बहुत खुशी हो रही थी। और तभी मेरी पत्नी बेहोश हो गई थी। अब ऐसी बेहोश हुई कि होश में आ ही नहीं रही थी। अब मेरे पिताजी, माँ, सब लोग डर गए थे। क्या हुआ इसको बेटा, क्या हुआ, कोई बीमारी है क्या? अब मैं सब रात का किस्सा बताने लगा कि स्टेशन पे हम लोग के साथ में वो छलावा मिला था और उसने इसके सर पर हाथ रखा था। अब तो जैसे पिताजी एकदम डर गए थे। बोले बेटा देरी मत कर, पहले इसको होश मिला और फिर हम लेके चलते हैं मंदिर में। जितना देरी होगा वो ठीक नहीं होगा। और फिर पानी वानी छिड़क चढ़ा करके कैसे कैसे भी हम लोग अपने पत्नी को होश में लाए थे। और फिर हम गए थे बजरंगबली के मंदिर में। मंदिर में पहुंचते ही हमारी पत्नी का जो चेहरे का रंगत था वो पहले की तरह आ गया था। भगवान की कृपा थी। और पुजारी जी ने कुछ झाड़ फूँक किया था और कुछ जल भी दिया था कि इसको घर पर ले जा कर के और जो नहाने की पानी होगा उसमें डाल देना और इसको पूरा शरीर से नहलवाना, पवित्र करना मेन मकसद था। और ये आज भी कर लेना, कल भी कर लेना। एक बार फिर हमारे पास में आ जाना, फिर देखूंगा। वैसे तो सही हो जाना चाहिए था, नहीं तो आप कल आ जाना।
हम आ गए थे, पत्नी अब ठीक थी, जैसा उन्होंने बताया था वैसे ही किया गया। अब पत्नी बिल्कुल मेरी सही हो चुकी थी। लेकिन हम फिर भी अगले दिन हनुमान जी के मंदिर में गए थे और पंडित जी देख कर बताए थे कि अब कुछ नहीं है इस पर, जो था वो अब भाग चुका है। तो दोस्तों, इस कहानी का एंड यहीं तक है। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। और मेरे चैनल का लिंक नीचे में दिया हुआ है, तो एक बार आप लोग ज़रूर उस पर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का आनंद लीजिएगा। और मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक किसी तरह की कहानियों में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।